अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर है। आंचल, हानिया, हाशिम, खतीजा, नजीब, समर। ओके, ठीक हो गया। चले सर, मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का ओवरव्यू देके हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो आज हमने प्रॉपर वे में स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। सर, सबसे पहली बात, हमने लास्ट क्लास में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया डिटेल में। तो वो बच्चे जिनका फर्स्ट सेशन है वो लाजमी तौर पर मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और सर उसामा से आप कहेंगे तो आपको लिंक भी दे देंगे, ठीक है। तो आप वहां से उसको लाजमी सुनिएगा। उस पर मैंने क्या क्या बताया सर। सबसे पहले मैंने ये बताया कि एसीसीए ने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कैसे डिजाइन किया, वो आपको सिखाना क्या चाहता है, ठीक है। वो सारी बातें की। फिर पेपर कैसे आ रहा है, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि वो 1.5-2 घंटे का सेशन है, लेकिन वो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमने आज इंशाल्लाह अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। इसलिए तो जो स्टूडेंट नए हैं वो लाजमी तौर पर उस सेशन को लाजमी सुनेंगे, क्योंकि अभी हमारी अगली क्लास जो है वो इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगी। तो उससे पहले आपके पास तकरीबन 2 दिन होंगे, ठीक है, संडे एंड मंडे। तो आप उसको लाजमी सुन लीजिएगा, और आज का सेशन तो आज इंशाल्लाह हो ही जाए। चले, मैं उसको अपनी बात को कनेक्ट करने जा रहा हूँ पिछले सेशन से। मैंने उसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी सर। वो क्या बताई थी आपने? मैंने आपसे ये कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है वो बेसिकली 3 एरियाज पे टूटा हुआ है, ऐसा ही था, यही बताया था। वो कौन कौन से 3 एरियाज थे? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन। मैंने कहा था कि पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 3 एरियाज में। अच्छा, मैं आपको इसी चीज को एक ऐसी चीज से कंपेयर करने जा रहा हूं जो आप पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन कभी आपने उस नजर से नहीं देखा होगा। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूं सर। वो क्या सुनिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो याद है आप लोगों को? है ना, F7 में, F3 में माशाल्लाह आपने दबा के बनाई। अब जरा उसकी पैरा में सुनिएगा उसको। सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते थे तो हम करते थे क्या? इन्वेस्टिंग, हम स्टार्ट कहां से करते थे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुछ याद है ऐसा? बिल्कुल सर, याद। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक छोटा सा बिजनेस लगाने जा रहे हो। सबसे पहले आपके जहन में एक बिजनेस आइडिया है। अब उसको इम्प्लीमेंट फ्री में हो जाएगा वो? वी नीड फाइनेंस, वी नीड। अच्छा, फाइनेंस जब हमें चाहिए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि मैं एक्सटर्नल फाइनेंस भी उठा सकता हूँ और इंटरनली भी उठा सकता हूँ। लेट सपोज मेरे पास घर में बॉन्ड पड़े हुए अपने जाती, वो बेच के पैसा ले आऊं, अब्बा से ले लूं। मेरे पास एक बाइक है, वो बेच दूं। ये मैं इंटरनली बात कर रहा हूँ। कंपनी भी ऐसे ही काम करती है। कंपनी चाहती है कि पहले वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करके पैसा अरेंज करे। लेकिन अगर नहीं हो पा रहे, या कंपनी नहीं चाहती कि वो इंटरनल फाइनेंस को यूज करे, दो बातें उसको। या तो कंपनी है ही कंगाल, या फिर कंपनी खुद, जैसे अमेरिका करता है, यूएसए क्या कर रहा है, अपने रिजर्व संभाल के बैठे। अभी तक यूएसए को डेट की जरूरत है, लेकिन लेता है। आपको पता है ऑयल एंड गैस सारा सऊदी से ले, अपने रिजर्व भरे हैं। वो कह रहा है कि जब सारी दुनिया का खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं अपने मुंह खोलूंगा। तो यही केस कंपनीज भी करती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है यार अपने रिसोर्सेज संभाल के रखो, बाहर से। अच्छा, जब बाहर नजर दौड़ाऊंगा तो मेरे पास दो बड़े ऑप्शन है, इक्विटी या डेट। या तो उधार से उठा लूं पैसा, या शेयर इशू करके पैसा उठा लूं। तो आप एज ए इंडिविजुअल अगर बात करो, सोल ट्रेडर या एक सिंगल पर्सन, तो वो बेचारा बैंक के पास गया और लोन ले लिया। तो क्या अरेंज कर लिया उसने? फाइनेंस अरेंज कर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और लोन से इनफ्लो दिखाते थे कैश फ्लो में। ओके, फिर जब वो पैसा अरेंज हो गया तो अब मुझे उसमें क्या करना है? इन्वेस्ट करना। तो इट इज अनदर बिग डिसीजन। पहला डिसीजन क्या था कि पैसा कहां से लाऊं, फाइनेंस कहां से लाऊं। दूसरा डिसीजन क्या है? अब पैसा आ गया, अब लगाऊं कहां? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और तीसरा डिसीजन लगा दिया। लेट सपोज आपने बैंक से 10 लाख रुपए उधार लिए, एक जूते की शॉप खोल ली, यानी कि फाइनेंसिंग भी कर ली और इन्वेस्टमेंट भी कर ली, दोनों काम कर दिया। सही है, दो एक्टिविटीज या दो काम आपने परफॉर्म कर लिए।
अब उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, और उस ऑपरेशन से कैश का इनफ्लो भी होगा और कैश का आउटफ्लो। लेट्स से वो सैलरीज दे रहे हैं आप, तो कैश का आउटफ्लो होगा। आपकी जूते बिक रहे हैं तो कैश का इनफ्लो। तो याद रखो, वो जो तुम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते थे, वो जो वालेकुम सलाम, वो जो तुम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते थे, सुनो गौर से, वो स्टार्ट तो ऑपरेटिंग से होती थी। वो फॉर्मेट स्टैंडर्ड IAS 7 ने दिया, जरूर दिया है, लेकिन याद रखो उसका एक्चुअल ओरिजिनेशन कहां से हुआ था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई अगर फाइनेंसिंग ही ना हो तो ऑपरेशन कहां से स्टार्ट होता है ना। अगर फाइनेंसिंग अरेंज नहीं होता, फाइनेंस ही अरेंज ना होता, तो मैं ऑपरेशन कहां से स्टार्ट करता भाई। इसीलिए याद रखो, पहले क्या चाहिए मुझे, मनी भाई, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे लास्ट में जरूर होती है, लेकिन सबसे प्राइमरी एक्टिविटी फाइनेंस। तो फाइनेंस अरेंज हुआ, फिर सेकंड एक्टिविटी मैंने इन्वेस्ट किया, और थर्ड एक्टिविटी अब मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, और ऑपरेशन में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो सर वो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो थी, वो भी यही बात कर रहा था जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपसे करने जा रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपसे डिमांड करता है कि चाहे तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करो, चाहे तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करो, चाहे तुम डिविडेंड डिसीजन लो, तीनों सूरतों में तुम्हें हर पॉइंट पर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है। लास्ट क्लास में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर डिटेल डेफिनेशन दी है, जिससे मैंने एक बात कही थी कि जब रिसोर्सेज को एक्वायर करो तब भी एफिशिएंट रिसोर्सेज को एक्वायर करो, जब उसको डिप्लॉय करो, इन्वेस्ट करो, तब भी एफिशिएंटली। सर आपने बोले सर एफिशिएंटली का मतलब क्या है, मैंने कहा देखो, जब तुम फाइनेंस अरेंज करोगे उसका ख्याल रखना, कहीं महंगा फाइनेंस अरेंज नहीं करना। भाई सूद की परसेंटेज 15%, तुमने लोन उठा लिया कितने परसेंट पे, 15% पे, इन्वेस्ट कर दिया, उसको 12% रिटर्न मिल रहा है, क्या कोई फ्रूटफुल प्रोजेक्ट है। This is not a efficient financing or not a efficient investment. So you need to do each and every activity. Either it is financing, either it is investing. You need to perform each and every activity with efficiency. सर efficiency क्या है, कि आपके बेनिफिट ज्यादा हो और आपकी कॉस्ट कम। आपके आपके बेनिफिट ज्यादा और आपकी कॉस्ट कम, तो आप कहोगे मैं एफिशिएंट वर्क परफॉर्म कर। ठीक है, तो सर सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म होगी, पैसा अरेंज हो जाएगा, ये पैसा फिर क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। जैसे इन्वेस्ट हो जाएगा, अब आप प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाओगे। जब प्रॉफिट कमा लोगे, इस प्रॉफिट को कहाँ लेकर जाओगे। अच्छा, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड कहाँ से पे होते हैं, रिटेन अर्निंग से। आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड कहाँ से पे होते हैं, रिटेन अर्निंग से। अब आपने अगला डिसीजन ये लेना है, आपने अगला डिसीजन ये लेना है कि यार मुझे डिविडेंड देना भी चाहिए या नहीं। आपको मैं बताऊं प्रैक्टिकल एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट ने जब इनकॉर्पोरेट हुई 1982 शायद था, 7 साल तक डिविडेंड नहीं दिया था। कितने सालों तक, 7 सालों तक डिविडेंड नहीं दिया था। सर फिर इसको शेयर होल्डर कैसे खुश। भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी के शेयर्स में, तो आप क्या चाहते हो कि आपको रिटर्न मिले। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक शेयर होल्डर है, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि कंपनीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर। इसकी वेल्थ किस किस तरीके से मैक्सिमाइज हो सकती है, एनी आइडिया। तो हमारा सबसे पहले डिविडेंड, वेरी गुड सर जी, दूसरा उसके जानेंगे अगर शेयर की वैल्यू बढ़ी होगी, वेरी गुड, फायदा ही होगा। किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ दो तरीके से कैपिटलाइज होती है या एनहेंस होती है। पहला, उसे उन शेयर्स के अगेंस्ट क्या मिल रहा होता है, डिविडेंड। दूसरा, कैपिटल गेन। दूसरा क्या होता है, कैपिटल गेन का मतलब आपको पता है, शेयर्स की वैल्यू का इंक्रीज हो जाना। आपने 50 रुपए खरीदा, अभी 70 रुपए चल रहा है, तो 20 रुपए का क्या बन गया आपको, कैपिटल। दो तरीके हैं जिससे आप एक शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो अब सुनो जरा गौर से, तुम यहाँ खड़े हो, अभी बेटा लिखवा दो, यहाँ देखते हो, तुम यहाँ खड़े हो, तुमने माशाल्लाह फाइनेंसिंग भी कर ली, तुमने माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह उस इन्वेस्टमेंट के बाद मैंने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। ठीक है, मैंने तीनों काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए, लेकिन अब मेरी जेब में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अर्निंग पड़ी हुई है। नाउ आई हैव टू डिसाइड आइदर आई विल पे द डिविडेंड और नॉट। अच्छा अगर मैंने डिसाइड किया हाँ भी पे करना है, तो अगला डिसीजन क्या होगा, कितना पे करना है, कैसे पे करना है। आइदर आई विल इशू शेयर्स, आइदर आई विल पे कैश। सो दीज ऑल आर डिविडेंड डिसीजंस।
ये इंशाल्लाह हम अपने कोर्स के आखिरी हिस्से में डिविडेंड डिसीजन के नाम से, डिविडेंड पॉलिसी के नाम से चैप्टर है, प्योर थ्योरी चैप्टर है, वहां पर इसको हम पढ़े। तो बेसिकली ये आपका पूरा फाइनेंस। अब जो फाइनेंसिंग है इसके ऊपर 3-4 चैप्टर है अपनी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 चैप्टर है, पता है आपको? हाँ। मुझे एक बात बताओ, एक चीज और कनेक्ट करता है। एक कंपनी की हिरार्की क्या होती है कैश, ये सुनना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, मजा आएगा आपको। किसी भी कंपनी को उठा, किसी भी कंपनी, वो यही काम करते हैं, पैसा ले रही होती है लोगों से, पैसे का इनफ्लो हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है अभी बताया, डेट, इक्विटी, कोई नॉन करंट एसेट बेच दिया। फाइनेंस का क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, फिर कंपनी उसको क्या कर रही है, यूज कर रही है, फिर उसको आउटफ्लो कर रही है। आउटफ्लो के अंदर क्या हो सकता है, दो चीज, इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल। तो क्या होता है भाई, देखो कंपनी पैसा लगाएगी या तो नए प्रोजेक्ट्स में, इन्वेस्टमेंट्स करेगी, नए नए वेंचर्स में, नए नॉन करंट एसेट खरीदेगी, या फिर जब नॉन करंट एसेट खरीद लेगी तो उनको चलाएगा फ्री में क्या, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, तो कंपनी यहाँ पर आउटफ्लो करेगी, इस तरह ये चलता है सर। एक जगह से इनफ्लो हो रहा होता है, कंपनी उस पैसे को यूज करती है, वहां से क्या अर्न करती है, प्रॉफिट, फिर आउटफ्लो करती है। ये पिक्चर याद है। आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा पेपर है, पूरा कोर्स है, वो इन तीनों पे डिपेंडेंट। जब आपसे बोला जाए अच्छा ठीक है सर आपने बताया इनफ्लो, तो बताओ कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे, किसकी तरफ चले जाएंगे, उसके अंदर आपके पास कोर्सेज मौजूद है, पूरे पूरे चैप्टर्स मौजूद है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या ख्याल है, लास्ट क्लास में लिखवाया है मैंने। फिर इन सोर्स, मुझे बताओ कहीं से भी पैसा अरेंज करो, फ्री में कुछ मिलता है, डेट, बैंक से उधार लोगे, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोगों से शेयर्स इशू करके पैसा लोगे शेयर होल्डर से, तो उसे क्या पे करोगे, एवरी सोर्स, इवन इफ योर मनी, यू हैव योर ओन मनी, तब भी उसकी कॉस्ट है ना, वो कौन सी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पैसा जो मेरे पास पड़ा है ये मैं कहीं और लगा लेता तो वहां से रिटर्न कमा लेता। तो याद रखो कहीं से भी पैसा अरेंज करो, बैंक से लो, शेयर होल्डर से लो, अपना पैसा लगाओ, हर सूरत में उसकी कॉस्ट है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं, ये भी एक चैप्टर है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका कितना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, इंशाल्लाह पूरी बिजनेस साइकिल आपको सिखाते हैं कि पैसा अरेंज कहाँ से होगा, फिर उस पैसा जो जिस सोर्सेज से अरेंज हुआ है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो इंशाल्लाह हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले तो ये सीखेंगे सोर्सेज कौन कौन से, फिर ये सीखेंगे उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट, ठीक है। फिर एक और चैप्टर जो इसी से रिलेट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है बेटा, इस पे शायद मैंने बात की थी लास्ट क्लास। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड और एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस है दोनों, वेरी गुड, ये क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर इतनी बात तो उन्होंने सही बताई, व्हाट इज फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं आसान बात करूं, ये देखो, ये देखो, ये आपका पूरा कैपिटल है, सही है। लेट सपोज आपके पास टोटल कैपिटल है 100 मिलियन में, सही है। कंपनी के पास टोटल फाइनेंस जो मनी जमा हुआ है वो कितना है, 100 मिलियन। इसमें से कंपनी ने 80% इक्विटी से उठाया, किससे उठाया हुआ है, ये शेयर होल्डर से लिया हुआ है, और 20% किससे उठाया हुआ है, इसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी रेशियो। कितना परसेंट कंपनी बाहर से फाइनेंस है और कितना परसेंट कंपनी शेयर होल्डर से फाइनेंस है। अगर परसेंटेज जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये कैपिटल स्ट्रक्चर। और अगर मुझसे कोई पूछे टोटल पैसा बताओ तो ये क्या है, कैपिटल। सही है भाई, एक बार क्लियर हो रहा है बेटा, क्योंकि देखो ये लफ्ज मैं आगे बार बार इस्तेमाल करूंगा, और अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ तो लेते हैं भूल जाते, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी ये बात, लेकिन याद नहीं रहती, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, आपको दोबारा से रिचार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप इस पेपर के लिए तैयार हो गए पढ़ने के लिए। तो सर इसलिए बिल्कुल स्क्रैच से बातें कर रहा हूँ, देखो ये चीजें नहीं आती हमें, हमें पता है आपको क्या नहीं आता, इसलिए मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे टॉपिक स्टार्ट करने के लिए टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, वो आपके समझ में नहीं आएंगे जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक वर्ड आपके क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब टोटल पैसा कितना है,
कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कितना परसेंट डेट से फाइनेंस है, कितना परसेंट इक्विटी से। कैपिटल स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स होती है? शाबाश जी। ऑनलाइन आप में से कोई आंसर देना चाह रहे हैं? जी गंगा, आंचल, आप लोग को तो आंसर देना चाहिए यार। आशिम, जैब जी। एनी आइडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? दो थी, कौन कौन सी? नहीं नहीं नहीं। हाँ, हाशिम भाई तीन लेकर आए, चले आप से आज आप सिखाए हमारे को तीन कौन कौन सी होती है। ठीक है, दो होती है, ठीक है सर, एक गियर्ड और एक अनगियर्ड। गियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें डेट भी शामिल होता है, और अनगियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर हम उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, इक्विटी, मालिक का पैसा होता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, ये अनगियर्ड 100% मालिक का पैसा, कहीं से अलहमदुलिल्लाह उधार नहीं लिया। हाँ, और नॉर्मली कंपनीज के पास गियर्ड स्ट्रक्चर, गियर्ड गियरिंग से निकला है, गियर्ड का जो वर्ड है वो किससे निकला है, गियरिंग से। गियरिंग का मतलब होता है, और अच्छा वर्ड बताऊं, फिक्स। ठीक है सर, सुनो, गियर्ड है तो डेट है, डेट है तो सूद है, और सूद क्या है, ठीक है। तो सर यस, दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड दे आर हैविंग टू टाइप्स, गियर्ड और ये पूरा चैप्टर। अब ये जो पैसा तुमने अरेंज किया है इसमें कितना परसेंट डेट है, कितना परसेंट मालिकों का पैसा है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक इससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये आपका वो एरिया है जहां से आप पैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे। और मेरी बात सुनो, तुम पढ़ के आ रहे हो फाइनेंशियल, फाइनेंस होगा तो मैनेज करोगे ना। तो पहले तो ये सीखना है कि फाइनेंस अरेंज कहाँ से करूं, है भाई, पहले तो ये सीखना है कि फाइनेंस अरेंज कहाँ से करूं, फिर उसको इन्वेस्ट करूंगा। तो यस सर, यहां तक प्राइमरी एक्टिविटी थी। तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी। अब आ जाओ सेकेंडरी पे। अब किस पे आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ जो मुझे आज स्टार्ट कर, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं एक पूरी साइकिल जोड़ूंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद पहला एरिया शुरू कर दूंगा। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि सर हमें कहाँ से लेके चले थे और हम क्या करें। मैं अब सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ आ रहा हूँ, किसकी तरफ आ रहा हूँ, जिसमें अब उस फाइनेंस को जिसको मैंने अरेंज किया है, अब मैं उसको क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो यस सर, आई एम गोइंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके पास 5-6 चैप्टर है। बेसिक लेवल का चैप्टर है जो आप लोग F2 लेवल पे पढ़ के आए, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल के चैप्टर, उसके भी 5-6 चैप्टर। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही खाली आपके 10-12 चैप्टर हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट कितनी जगह पे होती है, आउटफ्लो कितनी जगह, दो जगह, या तो इन्वेस्टमेंट करोगे या उस इन्वेस्टमेंट की चलाने के लिए क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए। बिल्डिंग खरीदना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उस बिल्डिंग को रन आउट करना उसके लिए क्या चाहिए, गाड़ी खरीदना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उस गाड़ी का तेल पानी पूरा करना वर्किंग कैपिटल। तो आउटफ्लो जहां जाओगा, तो कुछ तकरीबन 5-6 चैप्टर इसके हैं और 5-6 चैप्टर इसके, तो कुल मिला के 11-12 चैप्टर्स आपके इस एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो 3-4 इसके हो गए फाइनेंसिंग के, 10-11 इसके हो गए तो 15 हो गए। एक आधा चैप्टर डिविडेंड के तो 16 हो गए। सर बकिया बकिया प्योर थ्योरी चैप्टर, बकिया प्योर थ्योरी चैप्टर है। और मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि थ्योरी इज द प्राइम नीड ऑफ दिस पेपर। अगर आप थ्योरी से भागेंगे आप फेल हो जाएंगे, ये मैं आपको श्योर कर। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि जन्नत में जाने के लिए मेहनत करनी है, कुछ ना करो 10 रुपये तो वैसे चले आओ। पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फेल होने के लिए कोई मेहनत नहीं कर। आप कुछ ना करो आप फेल हो जाओ। तो इसलिए मेरी बात को मजाक नहीं, इसको सीरियस में रखना कि सर ने वाकई बोला है कि अगर पास होना है तो इस पे जान मारनी है, पढ़नी है। हाँ, असल में देखो, इसकी थ्योरी की अच्छी बात यह है कि अगर आप मैं इस थ्योरी को 100% बताऊं आपको तो 80% अंडरस्टैंडेबल है, सिर्फ 10 से 20% थोड़ा सा रट्टा लगाना है। वो भी रीजन ये है कि उस साले ने पेपर में लिखा हुआ है अपने फीडबैक कि मुझे कोई डिक्टो डेफिनेशन देगा तो 3 नंबर दूंगा, मुझे कोई एवरेज डेफिनेशन देगा तो 2 नंबर दूंगा, अपनी तरफ से लिख के आएगा तो 1 नंबर दूंगा। अब यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है।
ये हमारे पैर बांध दिए उसने, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा रट्टा लगाना है। बाकी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि भाई ये रट्टा लगाना है, और ये आपने पढ़ के अपने जहन में बिठा के अच्छा हाँ नोट एक एक चीज के लिए नोट तो मैं बता दूं ना हर सेशन में। ये आप ये कौन पढ़ेगी कब सवाल ये, ऐसे ऐसे नोट से अभी पहली क्लास में दूंगा सारे, मेरे पास तो तैयार पड़े हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। अभी मैं तुम लोग को भी दूंगा, पता है तुम 2 हफ्ते रुक जाओ खाली। तो सर उसी कौन से हो तुम भी, कोई बात तो नहीं है। तो सर इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि मैं अच्छा आसानी चाहते हो तो साथ साथ पढ़ लो थोड़ा। अब जैसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना पहला एरिया, आइए उसकी तरफ चलता हूँ फिर आपको यहाँ समझ में आएगा। तो भाइयों सीन ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक पूरी मैंने आपके सामने क्या ना वो पिक्चर पेश की है। मैं अपना पहला एरिया सेकेंडरी एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सर आप यहाँ से क्यों शुरू करने जा रहे हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा कितने चैप्टर इसके ऊपर, 10 11 12। तो पहले पूरा इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे कोर्स का मोर देन 50% सिर्फ इस एक्टिविटी हो। इसलिए पहले शुरू कर रहे हैं ताकि हम इंशाल्लाह 1.5 महीने बाद ही पीस ऑफ माइंड में आ जाएंगे कि भाई हमारा मेजर एरिया पेपर का हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पूरा पास ट्रेंड है, 15 से 17 तारीख के दरमियान कोर्स खत्म कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रमजान वाली की है तो ये तो फिर टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से 17 18 दिन मिलेंगे दबा के पढ़ने के लिए। आप लोग तो वेट करते हो कि ये टीचर खत्म करे तो हम शुरू करें, तो इसीलिए आप लोग की वाली मसले भी हल हो जाएंगे। सही है सर खान साहब, ऐसा है नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, संडे भी ऐड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे। अभी देखो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आंसर, अभी हमसे बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में होते बेचारे, सर आऊंगा मैं, इधर हैदराबाद गया हूँ तो मैं यहाँ गया हूँ, वो आऊंगा यहाँ से आऊंगा, मैंने रिकॉर्डिंग सुननी है, आपने भी ज्यादा नहीं पढ़ाना। ये फरमाइशें भी तुमने पूरी करनी है। पर शुरू के 2 हफ्ते में थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे, अभी ये कौन किसी हाल में कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ा देता हूँ 2 वर्ष शुरू में इतना पढ़ा देता, ये भी बोलते ज्यादा पढ़ा हल्का पढ़ाओ तो सर और पढ़ा। सिलेबस मेरा प्रॉमिस है, एक सुकून से टाइम पे खत्म। हमारा प्लस पीडीएफ पढ़े नहीं नहीं हमारा तो पास ट्रेंड है। आप किससे भी पूछ लोगे भाई, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 17 तारीख लास्ट मैंने बताया ना, 17 को मैंने आखिरी सेशन दिया था, 22 तारीख को मैंने क्यूरी सेशन बच्चों की फरमाइश पे रखा था। मैंने कहा चलो यार जी सब मैं शेयर कर दूंगा अभी, बस जरा फाइनलाइज होने दो चीजें, मैं सब शेयर कर, ठीक है। आप सब फॉर्म जमा करा देंगे ना, चीजें फाइनलाइज देंगी तो बेटा हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी चीजों को फिर करना, ठीक है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपनी सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसके ऊपर आपका मेजर कोर्स डिपेंडेंट है, और उसमें भी पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की चीज, ठीक है। यानी कि पैसा, मैं बार बार माइंड मेकिंग क्या कर रहा हूँ, पैसा वो आपकी जेब में आ चुका है, पैसा वो आपकी जेब में आ चुका है, अब उसे क्या करना है। अच्छा मुझे हाँ बताओ, तुम्हारे घर में अब्बा के पास एक ऑप्शन आया कि भाई एक प्लॉट खरीद लो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या ही क्या केक प्लॉट। अब्बा घर पे आया, अम्मा से मशवरा की कि भाई मैं एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, तो आप ये बताइए कि घर में जो पैसे पड़े हैं वो कितने हैं। तो अब अम्मा सबसे पहले क्या करेगी, अम्मा बोलेगी भाई देखिए घर में पैसे तो पड़े हैं, लेकिन आपके घर चलाने का किचन चलाने का भी तो खर्च चाहिए होता है। तो पहले अम्मा क्या करेगी, पूरे पैसों में से आपकी अम्मा ने आपके अब्बा से पूछेगा भाई ये बताइए कितने साल की इन्वेस्टमेंट है। तो अब्बा ने कहा यार 5 साल के लिए प्लॉट लूंगा फिर भेजूंगा। तो आपकी वालदा ने कहा यार हो रहा सीन ये है कि हमारे तकरीबन 1 लाख रुपया हमारा ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना ऐसा नहीं आजकल 1 लाख रुपए महीने में जा रहा, आज घर चलाओ तो पता चलेगा। 1 लाख रुपए एक साल में हमें चाहिए, हाँ। तो आपके अब्बा ने कहा अच्छा एक काम करो, इन पैसों में से पहले तो 5 लाख रुपए क्या कर दो साइड पे कर। क्यों, अबे भाई प्लॉट के चक्कर में खाने के लाले थोड़ी लगाऊंगा, है प्लॉट खरीद के अपने बच्चों का पेट काटूंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा ना। यानी कि अपने घर को डेली बेसिस पे चलता रहने के लिए जो वर्किंग कैपिटल आई नीड है ना, किचन चलाने के लिए जो पैसा फाइनेंस चाहिए, उसको मैं उठा के क्या कर दूंगा। तो याद रखना इन्वेस्टमेंट का पहला असूल, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेविंग से होती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेविंग, ये बात पहला असूल अपने ध्यान में। अम्मा ने कहा टोटल 15 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख रुपया आपके पास अवेलेबल हो गया किसके लिए, इन्वेस्टमेंट, सही है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ उस तरफ जिस तरफ मुझे जाना है। अब आपने बोला तो फिर इसका मतलब है इंसान अपनी चादर देख के पाँव फैलाता है। आपकी चादर कितनी है, 10 लाख, वेरी गुड। अब आप उस प्रॉपर्टी डीलर से कहोगे भैया मुझे तू वो प्लॉट बता जो 10 लाख के अंदर अंदर आता,
तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो करने जा रहे हो, लेकिन हवाई तीर नहीं चला रहे, आप प्रॉपर वे में काम। कंपनीज भी एग्जैक्ट यही करती है, तो यही काम करती है जो मैं आपको सादा लफ्जों में समझा रहा हूं। कंपनी सबसे पहले अपने टोटल फाइनेंस में से जो अवेलेबल होता है, वर्किंग कैपिटल क्या कर देती है, साइड पे कर देती है। फिर जो एक्स्ट्रा मनी बचती है उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स ढूंढती है कि यार इस पैसे में रहते हुए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मेरे लिए अवेलेबल। क्योंकि देखो, तुम आज किसी कंसल्टेंट के पास जाओ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वो कितने प्रोजेक्ट दिखा देगा आपको, 100 दिखा देगा। उसके पास तो है। आखिर में आप उसको बोलो, जैसे अभी जानवर लिया आप लोगों ने, वो दोस्त दिखा रहा होता है कि घूम रहा है 4-4 लाख के जानवर देगा, आखिर में मुझे तेरी रेंज क्या है, बोला मेरी रेंज 60,000 रुपए की है। तो झटका लगा ना। यही केस बिल्कुल डिट्टो यही है। भाई पहले अपनी जेब देख, फिर उसके हिसाब से जानवर देख। पहले अपनी जेब देख, फिर उसके हिसाब से प्रोजेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक। ठीक है, तो कंपनीज भी यही करती है। कंपनी पहले अपना फाइनेंस देखती है कितना अवेलेबल है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने कंसल्टेंट से कहती है देखो इतना अवेलेबल है मेरे पास फाइनेंस। अब इस फाइनेंस में रहते हुए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, अभाव हमें बताओ। अब लेट सपोज उसने आपको 5 ऑप्शन बता दिए, सर A B C D 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते। अब आपकी आंखें बंद करके किसी में भी लगा दोगे, चेक करोगे ना कि यार किस प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ जिसमें ज्यादा रिटर्न होता है। एक लेमैन की बात करूं, हम जैसे आम आदमी, हम क्या कोशिश करते हैं कि जहां पर ज्यादा रिटर्न होता है उस तरफ चले जाते हैं। क्या सर हमेशा लोग ऐसे ही सोचते हैं? ये बात जरूरी नहीं। कभी कभी आपको पता है कुछ इन्वेस्टर हमेशा लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट की तलाश में होते हैं। किस तलाश में होते हैं? वेंचर कैपिटल का नाम सुना आप लोग, है ना? कुछ ऐसी बात है। वेंचर कैपिटल में यही करते हैं ना, सपोर्टिव कैपिटल होता है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट की जगह लगाया जाता है, उसके उस प्रोजेक्ट में जान डाली जाती है, फिर उससे फायदा उठाया जाता है। तो याद रखो, क्या हर बंदा प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट को ढूंढता है ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम पांचों प्रोजेक्ट को, अब हम क्या करेंगे, पांचों को चेक करेंगे। भाई देखो याद रखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में इस चेक करने को कहते हैं अप्रेस करना। क्या करना? इसीलिए इससे बन गया अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इससे क्या बन गया कि मेरे पास जो फाइनेंस है उसे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, पहले मैं उससे क्या करूंगा, अप्रेस करूंगा, चेक करूंगा कि मुझे पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं, कहाँ लगाना चाहिए ये भी चेक करूंगा, और आखिरी बात कितना लगाना चाहिए। देयर आर 3 क्वेश्चंस। पहला, लगाना भी चाहिए या, ये सब काम किसमें कर रहा हूं मैं? अप्रेजल। वेरी गुड। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। पूरा नाम बताओ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। पूरा क्या नाम है? सर कैपिटल का वर्ड क्यों ऐड किया? वो इसलिए ऐड किया कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, इसीलिए कैपिटल का वर्ड ऐड हुआ। बात समझ में आ गई? तो अब हमारे टॉपिक का नाम पड़ गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम चेक करेंगे पांचों प्रोजेक्ट्स को, स्क्रीन करेंगे कि भैया किस में सबसे ज्यादा बेनिफिट, और फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या किया, अपना फाइनेंस चेकआउट किया, वेरी गुड। नंबर 2, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जो हमारी रेंज में आ रहे हैं। नंबर 3, सबकी स्क्रीनिंग की, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया। नंबर 4, इन्वेस्ट कर दिया, एक को बेस्ट को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके फाइनेंस पे डिपेंडेड है, आप एक प्रोजेक्ट को कर सकते हो, 4 को इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एक अलग बात। इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आंखें बंद करके बैठ जाओगे? क्या करोगे? पीरियोडिकल रिव्यू करोगे। क्या करोगे? सर ये क्या होता है? भाई ये होता है कि आपने जहां पैसा लगाया है वहां आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या वाकई जो मैंने पैसा लगाया था उसको देखूं कि वो पैसा वैसा ही वर्क कर रहा है जैसा मैंने सोचा था। देखो मेरी बात समझो, तुम स्टेप नंबर 3 पे थे जहां पे तुम क्या कर रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे, हर प्रोजेक्ट को चेक कर रहे थे कि कौन सा प्रोजेक्ट फ्रूटफुल है। ठीक है, हो सकता है जब तुम उसको चेक कर रहे थे उसमें वो फ्रूटफुल था, लेकिन 2-4 महीने, 2-4 वीक के बाद वो प्रोजेक्ट के अंदर कोई मसला आया, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट फ्रूटफुल। इसलिए पीरियोडिकल रिव्यू बहुत ताकि चेक किया जाए कि हमारी इन्वेस्टमेंट वही अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रही है या नहीं। अब सुनते रहो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद से बंदा स्टार्ट करें।
लेट सपोज आपने ओवरव्यू किया और एक प्रोजेक्ट में आपको लगा कि यार इस प्रोजेक्ट की चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं, इस प्रोजेक्ट की चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन, कितने ऑप्शन है? पहला ऑप्शन चलते रहे, पहला ऑप्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट की हुई चलते रहने दो, देखेंगे जब इस प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी फिर देखी जाएगी। ऑन गोइंग रहने दो। दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट को अबंडेंट कर दो। क्या कर दो? सर ये प्रोजेक्ट अबंडेंट क्या होता है? इतनी मुश्किल मुश्किल बातें आप कर रहे हैं। खत्म कर दो प्रोजेक्ट, बंद कर दो प्रोजेक्ट को। तो दो ऑप्शन है, या तो चलते रहने दो या अबंडेंट कर दो, रोक दो। अच्छा मेरी बात सुनो, जब भी किसी प्रोजेक्ट से विड्रॉ करोगे उस पर भी दो कहानी है। एक कि भाई अगर मैं उसे चलता रहने दूं, दूसरा मैं उसको बंद कर दूं, ऐसा ही है। दोनों सूरतों में कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, बंद करने में भी और चलते रहने में। चलते रहने में किस चीज की कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी? लॉस, है ना? लॉस हो रहा है प्रोजेक्ट में, वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया कि मैं अबंडन करता हूं, रोकता हूं प्रोजेक्ट, तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाँ, आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। अब तुम क्या डिसीजन लो? यहाँ पे भी हर, मैंने कहा ना इस पेपर के अंदर, इस कोर्स में कदम कदम पे डिसीजन मेकिंग, कदम कदम पे डिसीजन मेकिंग। अब आपने ये सोचना है कि यार मैं ऑन गोइंग रहने दूं प्रोजेक्ट को या इसको अबंडन कर दूं। तो इसका डिसीजन कैसे लेंगे उसको भी समझ। तुम दोनों की ऑप्शन की कॉस्ट को कंपेयर करो कि यार अगर मैं इसको चलता रहने देता हूँ तो कितना लॉस हो। लेट से आपको पता लगा 3.5 लाख का लॉस होगा चलता रहने, ठीक है। फिर आप इस 3.5 लाख के लॉस को कंपेयर करोगे किससे? वेरी गुड, पेनल्टी से। जो पेनल्टी आपको लग रही होगी, जो प्रोजेक्ट पेनल्टी आपको लगेगी अगर आप इस प्रोजेक्ट को क्या करते हो? अबंडन। तो आपने दोनों की कॉस्ट, प्रोजेक्ट अबंडन की कॉस्ट क्या है, पेनल्टी कितनी है उसको, और जो लॉस होने वाला है उसको, दोनों की कॉस्ट को आप कंपेयर करोगे, जिसमें आपको फायदा होगा आप उस ऑप्शन को अडॉप्ट कर। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर ये हो गया पूरा, मैंने अभी तो आपसे डिस्कस किया, इसको हम कहते हैं पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल, या पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का प्रोसेस किया। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्टेप, अभी मैं एक चीज लिखवाऊंगा, जितने एक्सप्लेन किए सब बताते हैं कैसे दिखने में, एक आइडिया बन जाए और आपको मैं रोड पे ले आऊं कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ जा रहे हैं। बस अभी मेरा मकसद ये, तो सर आपको क्लियर हो गया कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसके अंदर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की। फिर जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो फिर उसको वर्किंग कैपिटल कैसे करना है, वो हमारा अगला स्टेप है। ठीक है, तो यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग डाल दें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा, इसको हम क्या कहते हैं कि परमानेंटली ये पैच हो गया, तो इसको जी अपने स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्रीन क्लियर आ रही है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की हेडिंग। अब बच्चों देखो, पहले हम ये समझने जा रहे हैं, कैपिटल का मतलब समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मोर देन 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड तक चलेगी।
सेकंड, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब आप इस पूरे टॉपिक में एक बात देखोगे, अप्रेस करोगे कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है। अब मैं इसको वन बाय वन समझाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो सीखिए। तो इन्वेस्टमेंट आपके जहन में क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? रिटर्न कमा सकते, बिल्कुल सही। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम इन्वेस्टमेंट का मतलब यही समझते हैं कि यार जहां पैसा, कुछ चीज ऐसी जगह पैसा लगा दो जहां से हम क्या कमा सके, प्रॉफिट्स कमा सके, है ना। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का यही मतलब है। इन्वेस्टमेंट मीन्स किसी भी सोर्स से रिटर्न अर्न करना, या कोई ऐसा रिसोर्स या कोई ऐसा सोर्स जनरेट करना जहां से मुझे क्या मिलना शुरू हो जाए, इनकम मिलना शुरू हो जाए। आई विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो याद रखो, इन्वेस्टमेंट मीन्स, इन्वेस्टमेंट मीन्स, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट मीन्स primarily to obtain an additional source of income or gain or profit from the investment over a specified period of time। अगर आपसे कोई एक लफ्ज में पूछे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप कहोगे टू जनरेट, क्या, टू जनरेट एडिशनल सोर्स ऑफ, बस एक वर्ड। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू जनरेट एडिशनल सोर्स, बस ये आपका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। आपके आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली रेंट पे देने के लिए, रेंट कार के लिए गाड़ियां खरीद ली, बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया, कुछ भी, एक्स वाई जेड कहीं भी पैसा लगा दिया इस इंटेंशन के साथ कि मैं यहां से क्या कमाऊंगा, रिटर्न कमाऊंगा, तो सर दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। और सर हमारे इस चैप्टर के अंदर या हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या क्या मिसालें हैं वो नीचे डाल दी हैं। इक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट, ये एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, आपकी एक से दो फैक्ट्री हो जाए, करनी है नहीं करनी चेक करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। टू, द रिप्लेसमेंट और एक्विजिशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। आपने पढ़ा होगा एक रिप्लेसमेंट डिसीजन कहीं ना कहीं कि पुराना एसेट कब हटाना है, नया कब लाना है, तो ये भी इसी के एग्जांपल है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या नहीं, या कोई कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं। जैसे आजकल सोलर का बड़ा सीन है, तो लोग सोलर लगा के अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा, आपके फ्यूचर आउटफ्लोस कम हो जाएंगे, है ना, तो सेविंग हो जाएगी। यस, कॉपी कर लो इसको। अगर किसी मशीन पर लोग पैसा लगाते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, तो उसको एक्सपेंस करिए इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट सेविंग से लगेगा। सो अगर हम इंक्रीमेंटल चेक करते हैं कि पैसा कितना लगेगा और उस पैसा लगने के बाद बेनिफिट कितना बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो करें। सर कैपिटल एक्सपेंस पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल, क्या देखो, जो तुम लोग पढ़ते थे ना कि एक्सपेंस की दो टाइप, रेवेन्यू और कैपिटल, वो बिल्कुल यहाँ पे सेम ही। कैपिटल बोल रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा लगाने को कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो वो तो लॉन्ग टर्म है ही नहीं, वो तो पीरियड में चला जाएगा।
दोनों का लॉगिन नहीं हुआ। तालिब था ना कल। हम्म, इसका लॉगिन नहीं हो रहा, मुझे मैसेज करा क्या हो। नहीं नहीं, सबसे पहले बच्चा आपने इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लिया। अब सर हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यस, अब आ रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, आपकी समझ में आएगा। अभी आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलेगा, अब आपने बोला कि पैसा लगाऊं या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं इस नियत के साथ कि फ्यूचर में मुझे इससे क्या हो, फायदा हो। ये है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो आपसे दिल में सवाल आएगा कि भाई लगाने से पहले जरा एक मरतबा चेक तो कर लो कि यहाँ पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं। इसे अपन कहते हैं आसान भाषा में प्री ऑडिट। क्या कहते हैं हम? हाँ, एक होता है पोस्ट ऑडिट जो नॉर्मली कंपनीज में होता है। पूरा साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है, ईयर एंड पर एक ऑडिटर आके उसको चेक करता है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑडिट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ प्री ऑडिट। ये आपसे आज के बाद की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब पूछे, आपने एक वर्ड में आंसर देना है प्री ऑडिट, बस कंप्लीट है बात। प्री ऑडिट किस चीज का, फिर उसको बताओ कि भाई देख, तेरे पास जो जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के, उन सब ऑप्शंस को तू पहले चेक कर कि किस ऑप्शन में ज्यादा जान है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्री ऑडिट। पहले से चेक कर, फिर उसमें से एक को सिलेक्ट करके वहां पर आउटफ्लो कर देंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर। ठीक है, तो अब आइए यहां पर। अच्छा देखो, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, सुनना जरा, तो इन्वेस्टमेंट मैं आज करूंगा। आज का मतलब सिर्फ क्या? ईयर जीरो। आज का मतलब ईयर करंट ईयर, नाउ, टुडे। ये सब वर्ड बेटा देखो, मैं जो वर्ड्स कह रहा हूं ये आपके पेपर में यूज होते हैं, आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे। तो ये कोई भी मेरी एक बात भी ऐसी नहीं है कि इसको आप इग्नोर करें। सारी 100% ध्यान में रखना, क्योंकि अभी जब सवाल कराऊंगा तो आप फंस जाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे टुडे लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो फिर आप फंसो। तो इसलिए कह रहा हूँ लेक्चर को बहुत गौर से सुनो। तो इन्वेस्टमेंट आज का मतलब ये कि टुडेज, आज, आज ईयर जीरो, करंट, नाउ, ये सब वर्ड यूज होते हैं जब आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपसे कैश का आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। तो ईयर जीरो पे कैश का आउटफ्लो माइनस में आ जाए। लेट सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदी 50 लाख की, तो आज ईयर जीरो है, 50 लाख का क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। 5 सालों तक उस मशीन को चलाऊंगा, यूनिट्स बनाऊंगा, बेचूंगा, रेवेन्यू कमाऊंगा। सही है? फ्री में चलेगी मशीन? तो इसका मतलब ये हुआ सर, सिर्फ कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, कैश का आउटफ्लो भी होगा और कैश का इनफ्लो भी होगा। तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं कैश फ्लोज। क्या वर्ड यूज करते हैं? कैश फ्लो। अच्छा, एक चीज होती है कैश और एक चीज होती है प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा। एक चीज क्या होती है? कैश। और एक चीज क्या होता है? प्रॉफिट। कोई मुझे इसमें फर्क समझा सकता है? देखा जाए तो प्रॉफिट जो होता है वो फिल्टर्ड होता है, अभी किसी भी एक्सपेंस वगैरह से कैश जो होता है वो अनफिल्टर्ड होता है। जी जरा भाई, नॉन कैश एक्सपेंस भी एडजस्टेड प्रॉफिट में आंसर। कैश हम यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं कर सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। कोई और ऐड करना चाह रहा है? जबरदस्त, पहली मरतबा मुझे अच्छे आंसर मिले। वरना तुम बना दो। कैश बेटर तो कुछ पता हाँ, लिक्विडिटी। तो याद रखो, अब जो तुम कोर्स पढ़ने जा रहे हो ना, इसमें ये फड्डा बार बार चलेगा, कैश और प्रॉफिट, कैश और। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के डिफरेंट टूल्स पढ़ाऊंगा, डिफरेंट तरीके ना। कोई एनपीवी निकाल रहा है, कोई आईआरआर निकाल रहा है, कोई एआरआर निकाल रहा है, कोई पेबैक निकाल रहा है, कोई डिस्काउंटेड पेबैक निकाल रहा है ना? ये सब आपने नाम जितने मैंने अभी लिए ये कहीं ना कहीं आपने पढ़े, डेप्थ में नहीं पढ़े, डिटेल यहाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन जो नाम मैंने लिए हैं, इसमें से कोई ऐसा बच्चा आपने नहीं बैठा होना चाहिए जो बोले कि यार ये नाम मैंने पहली मरतबा सुना। ऐसा तो नहीं है ना कहीं आपने नाम सुने। वेरी गुड, प्रॉफिट इज सब्जेक्टिव, एग्जैक्टली। तो मैं डिफरेंट टूल्स को पढ़ने जा रहा हूं। सवाल जहन में आता है
कि यार डिफरेंट टूल्स क्यों बने, एक ही टूल काफी था बस चेक करने के लिए। जैसे आप देखते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, भाई क्यों है, उसका मैं आंसर देता हूँ क्यों है, क्योंकि नॉन करंट एसेट की डिफरेंट मूड्स है, डिफरेंट बेनिफिट्स है, इसके डिफरेंट मेथड्स। कुछ एसेट सेम बेनिफिट देते हैं, कुछ एसेट बेनिफिट्स कम होते हैं, ऐसा। तो डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एसेट्स। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के डिफरेंट तरीके हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट के इन्वेस्टर्स, डिफरेंट। हाँ, आप ऐसे कोई मेमन बैठा हो, बल्कि बहुत सारे बैठे, हाँ। चलो भाई, मेमनों के बारे में बड़ी मशहूर बात है मेमन, कि ये इन्वेस्टमेंट करते हुए एक बात सोचते हैं, वो ये कि यार जो मेरा पैसा लगा हो वो कब वापस आएगा, ये बता। ऐसा मशहूर है, हाँ? पता नहीं, आप बताएंगे सही बात है गलत। तो ये व्हाट इज दिस, तो वो इन्वेस्टर पे बैक पीरियड को प्रेफर कर रहा है, इसको उसने प्रॉफिट का नाम नहीं लिया, उसने कैश फ्लो का नाम क्या बोला उसने, कि भाई मेरा पैसा जो मैं लगा रहा हूँ वो कब वापस आएगा। तो एक माइंडसेट इन्वेस्टर का ये है कि वो पे बैक को फोकियत देते हैं। उसने अपना जो है ना वो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई अगर पे बैक 5 सालों से अंदर अंदर है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा प्रोजेक्ट में, वरना नहीं करूंगा। लो ये क्या बात है, उसका पैसा उसकी मर्जी। एक बोला नहीं भाई जिस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट अच्छे होंगे मैं उस पर लगाऊंगा, श्योर। उसको बताया भी कि प्रॉफिट अनरियलाइज भी हो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़ी प्रॉफिट श्योर हो लेकिन तुझे मिल भी जाए। कहीं नहीं जा रहा, मैं सुन लेता है भाई, ये बात समझ में आती है, प्रॉफिट शो हो रहे होते लेकिन रियलाइज नहीं होते ना। एक ने बोला नहीं भाई मैं कैश को देख के इन्वेस्ट करूंगा कि कैश कितना मिल रहा है इस प्रोजेक्ट से। कुछ बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट मेथड्स पे, डिफरेंट बेसिस पे लोग सोच रहे हैं। जब डिफरेंट एंगल्स पे लोगों ने सोचना शुरू किया तो हर बंदे के लिए अलग मेथड ले आए कि भाई तू जिस मेथड से खुश होता है वो वाला मेथड यूज कर, तू जिस मेथड से खुश होता है वो वाला मेथड यूज कर ले, फड्डा करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर व्हाट इज द बेस्ट मेथड, या प्रॉफिट, पे बैक, कैश फ्लो, सर इन सब में क्या बेहतर है, कुछ तो बताएं आप। तो याद रखो, हम लॉजिकली आपको आंसर देंगे, पहले मैं आंसर नहीं दे रहा क्या बेहतर, पहले मैं कैश और प्रॉफिट को आपस में कंपेयर कर। सबसे पहले याद रखो फर्क, कि कैश एक रियलाइज अमाउंट का नाम है, प्रॉफिट में भी अनरियलाइज, क्या है, ऐसा है या नहीं। दूसरी बात, कैश अपनी फिजिकल फॉर्म रखता है, प्रॉफिट अपनी कोई फिजिकल फॉर्म। तीसरी बात जो इन्होंने बड़ी अच्छी की, कि कैश को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, प्रॉफिट को मैं इन्वेस्ट। चौथी बात, कैश से मैं अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकता हूं, लाइबिलिटीज को मैं प्रॉफिट से खत्म नहीं कर सकता। तो पता चला सर ये 4-5 पॉइंट को हमने जब एनालाइज किया तो हर जगह पर कैश प्रीमियम है। कैश क्या है, प्रीमियम। इसलिए याद रखो, मैं अभी आगे चल के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टूल्स को दो हिस्सों में तोड़ दूंगा, एक को कहूंगा कैश बेस्ड टूल्स, एक को कहूंगा प्रॉफिट बेस्ड टूल। तो ज्यादा प्राइम टू पढ़ाएंगे सारे, लेकिन आपसे कोई पूछे व्हाई या विच टूल्स आर बेटर, तो आप कहोगे कैश बेस्ड टूल्स। क्या कहोगे, और कोई आपसे पूछे व्हाई रीजन, तो ये 4 रीजन 5 रीजन आप दे देना कि भाई कैश बेहतर होता है प्रॉफिट से, इसलिए कैश वाले टूल्स ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा अच्छा आंसर देते हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट। सही है, बात समझ में आती है। तो अब आइए इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अब आपकी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। कह रहा है आपसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सादा लफ्जों में मतलब क्या है, प्री ऑडिट, प्री ऑडिट is mainly concerned with the financial and economic viability of the project। कह रहा है आप इसमें किसी भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, हाँ, कि आया आया कि इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स या कैश फ्लोज बेहतर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसकी जो फाइनेंसिंग के हालात है, यानी कि उस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न कमाऊंगा उसके क्या हालात है, ठीक है। तो इट इज मेनली कंसर्न विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपको वायबल नजर आएगा, वायबल का मतलब बेहतर, दिस अलाउ प्रोजेक्ट एनालिस्ट टू कंसीडर वेदर द रिटर्न ऑफ दैट might be expected from investment companies favorable with alternate investment in। ये सब इतनी गाड़ी अंग्रेजी में क्या बोला है सुन लो जरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा था,
कि हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम हर प्रोजेक्ट को चेक करें, ऐसे कहा था। ये नहीं कि किसी एक प्रोजेक्ट को देख के उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो ये बात ये कर रहा है कि जब तुम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने लगो तो सारे प्रोजेक्ट को चेक करना, फिर देखना कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा फेवरेबल है तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली, फिर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। अब पढ़ो, इस बात को ध्यान में रखें, दिस अलाउ प्रोजेक्ट एनालिस्ट टू कंसीडर वेदर द रिटर्न दैट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर फेवरेबल विद alternate investments into other projects। सर इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्ड क्यों यूज किया वो भी समझ लो। तुमने एक प्रोजेक्ट को अप्रेज किया, प्रोजेक्ट सी को, तुम्हें फेवरेबल नजर आया, तुमने बोला भाई इन्वेस्ट करो। तुमने क्या बोला भाई, बाद में पता चला कि जो डी और ई थे वो ज्यादा फेवरेबल। तो अब तुमने क्या किया, जल्दबाजी में सिर्फ 3 तक चेक किया तो सी में इन्वेस्ट कर दिया, डी और ई को चेक भी नहीं किया। जब तुमने उसको चेक भी नहीं किया, हो सकता है उसमें रिटर्न ज्यादा हो। अब लेट्स से तुमने प्रोजेक्ट सी से कमाए 100 रुपए, जबकि प्रोजेक्ट ई और डी आपको 120 रुपए कमा के दे सकते थे। तो जो 20 रुपए तुमने खोए वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, किसी भी प्रोजेक्ट के जो प्रॉफिट्स होंगे या रेवेन्यूज होंगे वो मेरे इनफ्लोज होंगे, और उन रेवेन्यूज को कमाने के लिए जो मुझसे कैश का आउटफ्लो होगा लाइक एक्सपेंसेस, वो मेरे क्या होंगे, आउटफ्लोज। ये नोट में यही बात लिखी हुई है, अब इसे आप कॉपी कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करो और जो पढ़ाया है उसको 2 मिनट रिवाइज करो, 4 से 5 मिनट बाद बात करूंगा।
ये भी उधर लग गया तो लग है, आए लगभग उधर कंसोलिडेशन करने के लग है, रेशियोज में भी कंसोलिडेशन बढ़ा सकता है। मेरा मेरा भी है ना, मेरा कंसोलिडेशन ऐसे लेकिन नेगेटिव भी होगा। हाँ हल्का नहीं है, नेगेटिव भी है तो मतलब मेरा बहुत लोगों का है यस कंपनी। अरे वाह, अरे बहुत लोगों का है यस इसका हुआ है यस तुम्हारा भी है, ये बताओ कुछ दिखा रहा है इधर नहीं अबे एसबीआर वाला बंदा मेरे क्यों मुझे नहीं एसबीआर वाला अपने कहता रिटेन एंडिंग में नहीं जाती, उसकी शक्ल देख मेरे को परेशान कर दिया उसने। मैंने रिटेन एंडिंग में डाली, मैंने न्यू चेंज कर दिया, मैंने एक तो अपना करंट लायबिलिटीज के अंदर इंटरेस्ट पेबल डाला और मुझे ट्रिपल की होती है। अगर ये से एक गलती तो मैं 18 हो सकता है बैलेंस होगी, बैलेंस इंटरेस्ट डाला कहां से बैलेंस होगी, मेरा भी बेटा इंटरेस्ट डाला तो अगर ये पीएस कंपनी लगा तुम्हारा तो समझ लो दूसरा वो लगा होगा जो कंपनी से कितनी हिम्मत इन्वेस्ट करते हैं देख के नेगेटिव फायर में। चले जी, बेटा यहाँ तक क्लियर है? तो नोट में क्या लिख रहा है? अ प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस विल बी कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एक वर्ड लिखा हुआ रेलेवेंट या रिलेटेड कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटल प्रोजेक्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अच्छा, एक वर्ड है रिलेटेड कैश फ्लो, या इसको हम कह सकते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो या रिलेटेड कैश फ्लो। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट को अप्रेस करेंगे तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सिर्फ इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लो होंगे सिर्फ आपने उनको डिटरमाइन करना है, उनको कंसीडर करना है। पुराने कैश फ्लोज को या पास्ट कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करना। एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे रेलेवेंट कॉस्ट का, ठीक है? वो अभी अगले थोड़ी देर में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां पर ये चीज और क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज एक फैक्ट्री में वहां पे ऑलरेडी एक मशीन इंस्टॉल्ड है, वहां का बिजली का बिल आ रहा है 15 लाख रुपए। आपने सोचा कि मैं एक और मशीन लगा देता हूँ, उस मशीन लगाने के बाद जो बिजली का बिल है वो 22 लाख रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है? तो मुझे बताओ, जब मैं सेकंड मशीन को ऑपरेट करूंगा तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का आउटफ्लो कितना लूंगा? सर, ठीक है? तो इंक्रीमेंटल आउटफ्लोज और सेम इनफ्लोज के लिए भी यही होगा कि टोटल मेरा रेवेन्यू पहले 50 लाख का था, इस मशीन को ऐड होने के बाद 70 लाख गया, 80 लाख जो भी हो गया, तो वो जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा उसको एज ए इनफ्लो देंगे। तो ये कहने का मकसद यहाँ पर ये है, ठीक है? रिलेटेड कैश फ्लोज या इंक्रीमेंटल कैश। मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बना दी आपके लिए, ये वो स्लाइड है जिसमें मैंने 50 गलतियां डाली हैं जो बच्चे करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बोले सर तो 11 से 7 लिखी हुई, ऐसा नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाएंगे आपको उसमें बहुत सारी गलती। अच्छा, एक बात तो तुम डिसाइड कर चुके हो ना कि कैश फ्लोज आर बेटर इन्वेस्टमेंट टूल्स, ठीक है? कैश फ्लोज की बेस पे जो प्रोजेक्ट अपने वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। उसकी लॉजिक भी हम जान चुके हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि हम कैश फ्लोज को उनकी सही जगह पर नहीं डालते, कैश फ्लोज को उनकी सही जगह पर नहीं डालते। लेट्स से आपकी इन्वेस्टमेंट आज हुई है, आपने ईयर 0 पे आउटफ्लो दिखाने के बजाय ईयर 1 पे आउटफ्लो दिखा, ईयर 0 पे आउटफ्लो दिखाने के बजाय ईयर, तो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली जो गलती जनरली स्टूडेंट करता है वो क्या है कि कैश फ्लोज को सही जगह पर पुट नहीं, पहली गलती। नंबर 2, आप रेलेवेंट कैश फ्लोज को लेना भूल जाते हैं और इररेलेवेंट कैश फ्लोज को ले लेते, ठीक है? रेलेवेंट कैश फ्लोज को लेना भूल जाते हैं और इररेलेवेंट को ले लेते। इररेलेवेंट की लंबी लिस्ट है, इसके अंदर से कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? संक कॉस्ट। क्या कहते हैं? कुछ भी हो जाए वो कॉस्ट रिकवर, ठीक है? फिक्स, पास्ट फिक्स कॉस्ट जो पहले से आप बेयर कर रहे हो, उसका आपके नए जैसे फैक्ट्री का रेंट था, उसका आपकी किसी नए डिसीजन से कोई ताल्लुक, ठीक है? एलोकेटेड कॉस्ट जो पहले से एलोकेट हुई है, उसका आपके डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये है इररिलेवेंट कॉस्ट के एग्जांपल्स, ठीक है बेटा? तो आइए जरा देखते हैं। कह रहा है कैश फ्लोज आर बेटर देन प्रॉफिट, ठीक है, ये बात डन है। कंसीडर और रेलेवेंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिलेटेड टू
जिसकी अभी हमने बात की, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की और इनफ्लोज। कॉस्ट बोल रहा हूँ और रेवेन्यू, दोनों बातें शामिल हैं, इनफ्लोज भी और आउटफ्लोज भी, दोनों रेलिवेंट। इग्नोर पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट लाइक रिसर्च एंड, इन कॉस्टों को हम अपने कैश फ्लोज में कंसीडर नहीं करें। ठीक है बेटा। अगला आ रहा है, यूज ऑल कैश फ्लोज इन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जानते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, एक प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज और एक फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लोज। एक डिस्काउंटिंग है और एक कंपाउंडिंग है। ये कौन सा पढ़ा हुआ है आपने? डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं। तो फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्काउंट। और प्रेजेंट कैश फ्लोज को फ्यूचर में कन्वर्ट करने का नाम क्या है? कंपाउंड। तो डिस्काउंटिंग करनी है आपने हमेशा, हमेशा क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आपको। सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों चाहिए? ओ भाई तुम इन्वेस्ट कब कर रहे हो? आज। आज मुझे 50 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, तो मुझे ईमानदारी से बताओ, आज के 50 लाख आज के 50 लाख के बराबर है? बिल्कुल सर, आज के 50 लाख आज के 50 लाख के बराबर है। लेकिन जो मुझे कैश फ्लोज रिसीव होंगे वो तो फ्यूचर में होंगे, लेकिन मुझे डिसीजन कब लेना है? आज। तो मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा आज के लिए। इसलिए हमें हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को यूज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है रिमेंबर दी फार्मूलाज। अच्छा ये देखो, अक्सर हमें फार्मूलाज गिवन होते हैं इस पेपर में, ठीक है, फॉर्मूला शीट आपको गिवन होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि सारे फार्मूलाज नहीं गिवन होते, तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे जब हम इतनी सारी, तो इंशाल्लाह उसमें फार्मूलाज वैसे याद हो ही जाते हैं। ठीक है। बी केयरफुल रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ कैश, इसमें मैं बात कर चुका हूँ कि जो कैश फ्लो जब आना चाहिए उसको वही आना चाहिए। इसके एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद हम टैक्स की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर की ना। देखो टैक्स जो है वो 3 तरीके से गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है। या तो गवर्नमेंट कहती है भाई जिस साल में कमाओ उस साल में टैक्स दे दो, सेम ईयर में आउटफ्लो, ईयर 1 में कमाया पैसा, ईयर 1 में आउटफ्लो दिखा दो, ईयर 1 में टैक्स पे करो। नंबर 2, एरियर्स में पे करो। इसमें पे कर दो। एरियर्स का मतलब क्या है सर? पहले साल का टैक्स दूसरे साल में आउटफ्लो। पहले साल का टैक्स, तो इसका मतलब है अगर प्रोजेक्ट 5 साल का है और कैश फ्लोज जो है एरियर्स में टैक्स के, तो टोटल साल कितने देंगे? 6। क्योंकि पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, पांचवें का छठे। ठीक है, तो 6 साल हो जाएंगे। जब भी एरियर्स का सवाल आएगा, सवाल पढ़ोगे समझ जाना कि अब मुझे 5 कॉलम नहीं बल्कि कितने कॉलम बनाने? 6 कॉलम, क्योंकि एरियर्स में आना। ठीक है। तीसरा, कभी कहता है कि हाफ इस ईयर में पे करो और हाफ नेक्स्ट ईयर में। तो वो आपको खुद सवाल में बता देता है कि कैसे आपने कैश फ्लोस को डील करना। ठीक है। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, अच्छा अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट नॉर्मली तो क्या होती है, जितने का आपका नॉन करंट एसेट है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी कॉस्ट भी बेयर करना पड़ती है जिसके बगैर हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन हम करना सीखेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल हो सकता है। अच्छा कभी कभी हम न्यू एसेट खरीदते हैं, कभी कभी हम, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमारा आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर कभी चलता हुआ एसेट खरीदे, जो चलता हुआ एसेट को यूज करें किसी प्रोजेक्ट में, तो उसकी नेट बुक वैल्यू को लेंगे। किसको लेंगे? तो ये सब बातें मैंने इस पे लिखी हुई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटलाइज R&D कॉस्ट। अब 2 बातें और सिखाने जा रहा हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना इसको। एक तो सर आपने बता दिया कि न्यू एसेट को यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट को आउटफ्लो लेंगे। दूसरा आपने बता दिया कि अगर एग्जिस्टिंग एसेट को यूज करेंगे तो उसकी नेट बुक वैल्यू। तीसरा, वर्किंग कैपिटल। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ एडिशनल मनी लगानी पड़ती है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल का नाम दे देते हैं। वर्किंग कैपिटल डिटेल हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह, ये पढ़ने के बाद आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल। लेकिन जस्ट फॉर टाइम बिंग थोड़ा सा समझ लो कि एक हमारी मेजर इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। उस इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए हम एक थोड़ा सा अमाउंट इस प्रोजेक्ट के अंदर मजीद आउटफ्लो करेंगे जिसको वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं फॉर टाइम बिंग। अच्छा वर्किंग कैपिटल याद रखना रिकवरेबल होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? यानी कि ईयर 0 का आउटफ्लो, तो कहीं ड्यूरिंग द लाइफ कहीं ना कहीं वापस क्या हो जाएगा, वो इनफ्लो आपको मिल जाएगा। जी जी जुबैर कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब अगली बात,
कैपिटलाइज R&D कॉस्ट, IS 38 पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद है? वो पायरेट का क्राइटेरिया मीट होगा तो हम कैपिटलाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, याद है? तो वो अगर अकॉर्डिंग टू पायरेट कोई कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है तो उसको भी हम इनिशियल कॉस्ट का पार्ट बनाए। तो इन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे या सवाल सॉल्व करेंगे। वर्किंग कैपिटल तो हमारा हर साल आएगा, जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट करिए मशीन में तो हर साल आएगा, तो हर साल हमारा वो इन्वेस्टमेंट उसमें डलते रहेगा। हाँ, उसका तरीका ये होगा कि वो आपको सवाल में बताएगा कि भाई ईयर 1 पे चाहिए या ईयर 3 पे वर्किंग कैपिटल चाहिए। अजम्पशन एक ही है, चाहे 5 मरतबा वर्किंग कैपिटल चाहिए, आखिरी साल जो होगा ना प्रोजेक्ट उसमें सारा इन्फ्लू, जैसे ईयर 0 पे कुछ पैसे लगाए, आउटफ्लो, फिर ईयर 3 पे कुछ पैसे चाहिए तो ईयर 3 पे आउटफ्लो, फिर ईयर 4 पे चाहिए, और 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5वें साल जितना आउटफ्लो आपका हुआ होगा सारा 5वें साल क्या हो जाएगा, इनफ्लो। इसके ऊपर सवाल भी करेंगे। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लिख ले सर। बहुत कुछ है भाई, बहुत अच्छा पेपर है ये, एक एक चीज में बहुत कुछ है इसके। जो नंबर 3 में हमारी R&D कॉस्ट है, ये पायरेट से मीट ना हुई भी कॉस्ट होती है ना, फिर एग्जैक्ट सन कॉस्ट।
अच्छा जी जी बिल्कुल, नमाज ब्रेक होगा, होगी अजान होगी। ठीक है, नमाज ब्रेक कर लेते। 15 मिनट का आप आ जाए, 15 मिनट पढ़ के, ताकि फिर हम ऑफ थोड़ा जल्दी कर लेंगे। या तो दो ऑप्शन है, 8 बजे तक पढ़ के क्लास ही ऑफ कर दें, या फिर 8:30 तक क्लास। ठीक है, नमाज पढ़ के आ जाओ 15 मिनट के बाद। ओके। इससे पहले वाली स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड ये वाली। ओके, बता दो। ठीक। चलिए जी। आ, ये एक दो स्टूडेंट और आ रहे हैं, जब तक आप इसको कॉपी कर लें। ये हेडिंग दे रही है, कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू, डू नॉट कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। फिर जल्दी, तुम्हारी वजह से हो क्या है? हो गया। चलिए, अब सर हम अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कुछ टूल्स की बात करने जाए, तो बेटा इन टूल्स को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, यानी कि आपको लाजमी तौर पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं। नहीं करते। पहले हम बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो उसमें आ रहा है सिंपल पे बैक, नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंटेड पे बैक। आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो आपने शायद ये काम पहले भी किया हुआ है कि सिंपल पे बैक को
आप डिस्काउंटेड पेबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उसके कैश फ्लोस पे प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर अप्लाई करें। भाई देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग की प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एन्युटीज निकालना आती है ना? ये सब चीजें बहुत यूज होगी, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को इशू हो तो मुझे बता दे, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको इशू नहीं हो। ठीक है? खुले तरीके से, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी पूछना चाहते हैं, जिस तरह से भी, कोई इशू नहीं है। बस ये मत सोचिए कि सर से पूछूंगा सर क्या बोलेंगे, इसको ये भी नहीं आता। कोई इशू नहीं, आप पूछिए भाई। कि देखो, अगर आप बेटा छुपा के रखोगे चीजें तो आगे आपको ट्रबल हो जाएगा। अभी इस हाथ साथ सब कुछ पूछे, कोई टेंशन नहीं। फिर दूसरा आ रहा है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा आ रहा है NPV। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन टूल कौन सा है, तो वो आपके पास क्या होगा आंसर? NP, नेट प्रेजेंट। तो भाई मैंने क्या NPV का मतलब बताया था लास्ट क्लास में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NPV? हाँ तो ही बता दो, आंसर याद कर। वेरी गुड, शाबाश। NPV का मतलब था वो अमाउंट जिससे आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है? तो भाई प्लीज ये आंसर समझ लें। ठीक है? नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है जितने अमाउंट से आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। ठीक है? फिर आ जाए वो टूल्स जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। वो है ARR और पेबैक और ROC। ठीक है? ARR नॉर्मली ROC की जगह यूज हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। पेबैक दोनों जगहों पे दिखाते हैं। हाँ, एक सिंपल पेबैक है और एक डिस्काउंटेड है। सिंपल पेबैक में हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन आएगा सर, गिवन होगा कि आपको डिस्काउंटेड करना है या सिंपल। ठीक है? चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आसान वालों से, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। तो ROC, इसको हम ARR भी कह सकते हैं, और पे बैक, दोनों की डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। इसको आप लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ROCE? ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा देखो, अकाउंटिंग जो है ना वो बेस करती है प्रॉफिट के ऊपर। किस पे बेस करती है? तो इसीलिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम बेस भी किसको बनाएंगे? प्रॉफिट को बेस। ठीक है, किसको बेस बनाएंगे? प्रॉफिट। अब आपको याद होगा अगर इसका फॉर्मूला, तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है किसका? ROC या ARR। ठीक है? बेसिकली आपको बताता क्या है? बेसिकली आपको ये बताता है कि $1 जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको कितना रिटर्न कमा के दे रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ROCE। The accounting rate of return, also known as ROI, return on investment, gives the annual accounting profit arising from an investment as a percentage of investment। ठीक है? तो क्या प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं अपने पर डॉलर की इन्वेस्टमेंट। और पेबैक क्या है? सिंपल, वो पीरियड जितने पीरियड में मेरा बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाए? रिटर्न हो जाए। दैट विल बी कॉल्ड एज पेबैक पीरियड। लाइक मैंने इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए, 3 सालों बाद ही जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो वापस आ गई। ठीक है? तो पेबैक कितना हो जाएगा? 3 साल। ठीक है? अब अगर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखें, पहले तो अगर फॉर्मूलाज चाहे तो समझ लें इसके, वैसे आपको आते हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT डिवाइड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। अच्छा एक बात याद रखना, अगर कुछ नहीं कह रहा, ROC बोल रहा है, बस बेसिक कह रहा है ROC कैलकुलेट कर,
तो आपने सिंपल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीचे रखी, यानी कि एसेट की कॉस्ट जो आपने खरीदा है। लेकिन अगर वो आपसे खुद बोल दे कि आरओसी निकालो एवरेज, तो अब आपने नीचे क्या रखनी है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट प्लस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हो गया, उसको रखेंगे जिसके नीचे एनुअल एवरेज प्रॉफिट के नीचे डिवाइड करेंगे, हमारा आरओसी कैलकुलेट हो जाएगा। इसे करो, फिर इसके ऊपर एक सवाल। नेक्स्ट, अब सर इसका हम डिसीजन रूल पढ़ने जा रहे हैं। सर डिसीजन रूल का मतलब क्या है कि भाई आरओसी लेट्स से 12% आ रहा है, तो भाई हम इस प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्वेश्चन इज दैट। तो आपने डिसीजन रूल याद रखना है। आपको सवाल के अंदर वो एक स्टैंडर्ड आरओसी गिवन कर दे कि भाई कंपनी का पॉलिसी ये है कि अगर आरओसी इतना हो या इससे ज्यादा हो तो इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, उस स्टैंडर्ड या उस टारगेट आरओसी को देखना है। अगर आपका आंसर उस आरओसी यानी कि टारगेट आरओसी से ज्यादा है एक्चुअली, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे प्रोजेक्ट, वरना आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो ये डिसीजन रूल आपके सामने आगे क्या लिख रहा है, इफ द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द टारगेट then accept the project, if it is less then reject। अगर सेम हो तो फिर अदर फैक्टर्स देखेंगे। अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है सर, उसमें 4-5 फैक्टर नहीं, गुडविल को चेक करेंगे कि हमारी इस प्रोजेक्ट को छोड़ने से कोई गुडविल तो खराब नहीं हुई। दूसरा, हमारा कॉम्पिटिटर कोई प्रोजेक्ट उठा के लेके नहीं जाएगा, जैसे एनपीवी 0 हो जाए तो क्या करें, प्रोजेक्ट ले या ना ले, तो बिल्कुल आप इवन हो जाते हैं। तो उसमें आपने अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को फिर कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाँ, टाइम है नहीं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग ऐसे हालत खराब है। चलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है, आर और सी क्लियर है, इसका डिसीजन रूल क्लियर है। अब आओ जरा इस पे एक सवाल है। तो मैं जरा इसको हटा दूं ताकि तुम कॉपी ना करो, है ना? तुम लोग देख के सारा आंसर दे दो। एक बात याद रखना, जो कलर की थोड़ी देर पहले बोली थी, एक कैश फ्लो और प्रॉफिट में क्या फर्क है? कैश फ्लो और प्रॉफिट में हमने 4-5 डिफरेंसेस आपको समझाए, ऐसे ही। लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि कैश फ्लो से सिर्फ वो आउटफ्लो माइनस होते हैं जिसका फिजिकली एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ है। नॉन कैश एक्सपेंसेस हम कैश फ्लो में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में हम चाहे एक्सपेंस कैश बेस हो चाहे नॉन कैश हो, जैसे डेप्रिसिएशन है, हम हर सूरत में एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी अपन जो चीज करने जा रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट चाहिए या कैश फ्लो चाहिए? कैश। अभी प्रॉफिट चाहिए, अभी क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट चाहिए। आइए सवाल पढ़ते हैं। अ कंपनी इज कंसीडरिंग अ प्रोजेक्ट which invest in which they want to invest, जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है सरकार? सही है, क्या लिखा हुआ? नेट कैश। इसका मतलब है ये कैश फ्लोज है, प्रॉफिट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? आर ओ। तो आर ओ सी के अंदर प्रॉफिट्स रिकमेंडेड है, कैश फ्लो रिकमेंडेड नहीं। तो इसलिए ये जो नेट कैश इनफ्लो है 15,000 का, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कैश फ्लो और प्रॉफिट के दरमियान जो फर्क है वो डेप्रीसिएशन का है, नॉन कैश एक्सपेंस का। ठीक है, सुनो, अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो कैश फ्लो से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अगर कैश फ्लो बनाना चाहते हो तो प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करो। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। तो आपसे कह रहे हैं नेट कैश इनफ्लो 15,000 will be generated for each of the first, then 5,000 for each of the 3 and 4 years, after which the machine will be sold for 5. इसकी क्या आ गई? सैलवेज वैल्यू। सबसे पहले अगर आप आरओसी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो 40,000 पता है मुझे, तो ऊपर क्या रखूंगा? एवरेज प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसको 40,000 से डिवाइड करो। कर सकते हैं आप लोग, मुश्किल काम तो नहीं है। बनाए जरा कॉलम। कितने सारे कॉलम बनाओगे? 1 2 फर्स्ट 2 इयर्स, 3 एंड 4 एंड 35,000 ईयर 5, तो तकरीबन 5 कॉलम। सही है, जल्दी जरा 0 1 2 3 4 5 करो। जो कैश फ्लो गिवन है उनको लिखो। कैश फ्लो से क्या बनाने? आपने प्रॉफिट बनाने हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ेगी? इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, चलो, या मैं कराऊं? मैं तो करा दूंगा, मुझे मसला नहीं, थोड़ा सा आप हाथ पैर तो लाओ। जी बेटा। 5 to 35 reps with 5 included है। कौन सा वाला? स्क्रैप वैल्यू के 5 included है? नहीं नहीं, पूरी जो कैश इनफ्लो है ना, वो कैश इनफ्लो है। राइट करें वो वाला। हमें प्रॉफिट चाहिए उसमें, स्क्रैप वैल्यू से। वो 35 पे इंक्लूडेड है तो माइनस नहीं है। नहीं, 35 में इंक्लूडेड नहीं।
चल, कुछ किया भाई? सबसे पहले ईयर 0 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इनफ्लोज लिख लिए, है ना। ये इनफ्लोज आ गए आपके। 40,000 पहला आउटफ्लो, 15 15 5, सॉरी 5 5 ही है ना, और फिर 35, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद देखो इधर सुनो। अब तुम्हारे पास ये क्या थे बच्चा? इनफ्लोज। मुझे इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसमें से क्या माइनस करनी पड़ेगी? सर डेफिसिट कैसे निकलेगी? एसेट की कॉस्ट कितनी है? 40,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है? 5 साल। कोई स्क्रैप वैल्यू है? 5 है, तो माइनस कर दो। शाबाश। तो 40 - 5 35 डिवाइड बाय 5, 7,000 आ रही है। तो डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया। ये क्या बन गए आपके प्रॉफिट्स? सारे प्रॉफिट्स को ऐड किया, टोटल प्रॉफिट आया, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना? 8,000। अब इसको ऊपर रखेंगे और 40,000 को नीचे रख के डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मतलब कर लिया। अब सही कर ले। जी बेटा। एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला देखो। एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बोले, इसलिए सही है। सारे सालों को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया, एवरेज आ गया। एवरेज को ऊपर रखेंगे, इन्वेस्टमेंट को नीचे रखेंगे। ठीक है, चलो। अब आरओसी कितना आ रहा है? 20%। कॉस्ट है 40,000, 5,000 आपकी सैलरी और डिवाइड बाय 5। भाई कह रहे 17%। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट मेरा 8,000 है, इन्वेस्टमेंट मेरी 40,000 है। सही है, 20 आ रहा है। अच्छा, अगर ये आपसे बोलता एवरेज आरओसी निकाल दो, तो फिर 40 + 5 डिवाइड बाय 2, 22,500 नीचे रखते, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं है, वो आराम से हो जाए। तालिब बेटा वो तब करेंगे जब वो आपसे कहेगा कि आप एवरेज आरओसी निकाल के दिखाओ, ठीक है। अगर कुछ नहीं कह रहा तो सिंपल आरओसी निकालेंगे, तो सिर्फ नीचे इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ठीक है। बता दूं? मैं चाह रहा हूँ इस पे एक सवाल और हो जाए। F9 से करते हैं first। ये तो मेरा अपनी एग्जाम्पल था। वो भी मैं ग्रुप में से डाल। अच्छा, देखिए ये आपका स्टडी टेक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें आपको चैप्टर्स भी मैं दिखाया था जो हमने अभी सारे आपको ओरली बताए थे, वो सब यहाँ लिखे हुए भी हैं, ठीक है, याद है। अच्छा, पहला चैप्टर है ना, वो प्योर थ्योरी है, F1 की थ्योरी है ना। कैरेक्टर क्या होता है, कितनी टाइप्स का होता है, एजेंसी थ्योरी क्या होती है, एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, बिजनेस में एम्प्लॉयज को या स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर का फर्क क्या होता है,
स्टेक होल्डर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, मैनेजमेंट को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, बात समझ में आ रही? प्योर F1 का चैप्टर, आप मतलब उसको खुद भी खोल के देखेंगे। अच्छा एक, अब ठीक है, अब आ रही है, चलो ओके। सर आपका ये चैप्टर 1 आप यूं समझे, आप खुद भी खोल के पढ़ेंगे, आज PDF शेयर कर दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला इसमें होने वाला नहीं। 100% F1 का चैप्टर है, 100%। ठीक है, फिर भी पढ़ के आइएगा, अगर कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है। अब हमने जो स्टार्ट किया वो चैप्टर 2 से स्टार्ट किया, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। सही है। फिर इंशाल्लाह हम अगले स्टेप पे जाएंगे, डिस्काउंटेड। तो देखो ये देखो, 1 2 3 4 5 आ गए 5 चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर आओ वर्किंग कैपिटल के कितने बोले थे, 5 6 उसके बोले थे। ये देखो 1 2 3 4 5 10 हो गए। टोटल 22 चैप्टर है, जिसमें से 4 चैप्टर तो हटा दो, वैसे थ्योरी व्यूरी के होते हैं। मोर देन 50% आपके 2 एरियाज पे, इसलिए पहले ये शुरू करो। ठीक है, चलो। तो अब आपका, आइए इसी चैप्टर में से चैप्टर नंबर 30, इसका पेज नंबर 35 है। यहाँ से एक आधा एग्जाम्पल देख के और पक्का करते हैं, जो हमने सीखे सर वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी है। ये देखो जितनी बातें हमने की है ना, सब यहाँ पढ़ सकते हो। अब आज जाके तुम चैप्टर 1 और 11 चैप्टर पढ़ लेना, तो तुम्हें और पक्का हो जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारी थ्योरी कैसे ज्यादा, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट वर्सेस, डिटेल में एक्सप्लेन किया भी हमने, सारा यहाँ पे लिखा, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देखेंगे। देखो प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, ये आगे ROC। ठीक है, इसकी 2 एग्जांपल है, दूसरी मैं करा रहा हूँ, पहले आप लोग लगे। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट ROCE, इनिशियल और, समझ में आ गया? पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट रख के डिवाइड करूंगा, फिर बाद में एवरेज रख के डिवाइड। जी जल्दी से, शाबाश।